Hello everyone, welcome to the Victory IAS. I am Yunish Ali. So as you are already aware that we are starting the 2 years current affairs series. So in economic section, now we are going to take up the news related to the insurance sectors. So the next news is the surge in the global bond yield. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो आपके बॉन्ड यील्ड्स होती क्या हैं. तो थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इसका हमारे इकोनॉमी के साथ. तो एक बार बॉन्ड यील्ड को समझ लेते हैं. तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है? लेट्स से एक हमारे पास बॉन्ड है जिसकी कॉस्ट है अराउंड लेट्स से 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है, और उसको लेट्स से किसी ने सेल आउट करा एट द रेट ऑफ 92 रुपीज़, डिस्काउंट रेट पर उसको सेल आउट करा. अब बिकॉज क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू है, जो गारंटेड वैल्यू है, दैट इज़ 100 रुपीज़ इस बॉन्ड की. बट लेट्स अज्यूम हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्या होने लगा है, हमारा लेट्स से इस बॉन्ड की डिमांड कम होने लगी, यानी कि कुछ टर्मोइल्स आ गए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हुई, तो इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई, डिमांड कम हो गई. तो इससे क्या होगा, इसका जो 92 रुपीज़ था ये डिप हो जाएगा. लेट्स से अब ये हो गया अराउंड आपका 90 रुपीज़. अब पहले 8 रुपीज़ का आपको यील्ड होने वाला था, फ़ायदा होता. अब आपका कितना हो गया, 10 रुपीज़ का हो गया. तो ये जो 10 रुपीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द बॉन्ड यील्ड. तो यानी कि आपका जो फेस वैल्यू और आपकी जो मार्केट वैल्यू पे आपको जो बॉन्ड मिल रही है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आपका बॉन्ड यील्ड होता है. बट द इशू इज़ कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज कब हो रहा है, इंक्रीज तब हो रहा है जब इस बॉन्ड की वैल्यू, डिमांड कम हो रही है. और डिमांड कम क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों का परसेप्शन है कि इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, मुझे इन फ्यूचर हो सकता है 100 रुपीज़ भी ना मिल पाए. तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे बॉन्ड यील्ड का इन रिलेशन टू आवर इकोनॉमी. तो इसको आगे देखते हैं. तो कंटेक्स्ट जो है हमारा वो ये हुआ है ऑन 23 अक्टूबर यूएस के जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है उसने हिट करा है 5.02%, जो कि हाईएस्ट है आपका सिंस जुलाई 2007 से. लेटर ईज्ड हुआ था ये 4.85% पर, बट रिफ्लेक्टेड द मल्टी वीक फॉल इन द प्राइसेस. इन्वेस्टर जो थे दे एक्सपेक्ट द यूएस फेडरल रिजर्व टू मेंटेन द हायर फॉर द लॉन्गर इंटरेस्ट रेट. और इंडिया का जो 10 ईयर्स का गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड है वो भी राइज हुआ अराउंड 7.38% के, विच इज़ अराउंड 24 BPS इन अ मंथ. की ड्राइवर्स क्या हैं आपके राइजिंग बॉन्ड यील्ड के? तो सबसे पहले आपके जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है उसमें आपका क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है. यानी कि जो यूएस यील्ड है दैट इज़ अराउंड 400 BPS सिंस 2020. और रीज़न जो बताया गया है दैट इज़ ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, जिससे क्या हो रहा है, आपकी इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ रहा है. तो ये सिग्नल जो फेडरल सिग्नल्स है टाइटर पॉलिसीज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. तो जब आपका इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ेगा तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, टाइटर पॉलिसीज लेकर आएगी आपकी, जिससे कि वो कंट्रोल कर सके इन्फ्लेशन को. दूसरा, आपकी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स आपकी ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे कि आपका जो लार्जर फिस्कल डेफिसिट है दैट रिक्वायर इंक्रीज्ड इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो हायर सप्लाई होगी तो आपका क्या होगा, हायर यील्ड बढ़ेगी, यानी कि मार्केट में आपके उसकी वैल्यू कम होती जा रही है. दूसरा आपका जो है इसमें आपके जो स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक यूएस मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो है, जैसे कि आपका रोबस्ट रिटेल सेल हो गया, लेबर मार्केट हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया, या फिर इन्फ्लेशन डेटा हो गया. मार्केट एक्सपेक्ट द फेडरल टू मेंटेन द टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक रीज़न है. फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है आपकी, जैसे कि आपने देखा होगा इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी मार्केट वोटिलिटी है, क्योंकि आप देखोगे जो मिडिल ईस्ट है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर एनर्जी. फिर आपकी हायर एनर्जी कॉस्ट हो रही है जो कि इन्फ्लेशन को एलिवेट कर रही है ग्लोबली. एंड सेफ हैवन बाइंग आउटवेड बाय द इन्फ्लेशन कंसर्न. फिर अगर हम फेडरल पॉलिसी स्टैंड की बात करें, जो पॉवल है उन्होंने कहा इकोनॉमी नीड्स बिलो ट्रेंड ग्रोथ, सॉफ्टर लेबर मार्केट फॉर 2% इन्फ्लेशन एंड परसिस्टेंट स्ट्रेंथ. तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल टाइटनिंग होगी, जिससे कि आपकी हायर यील्ड हो जाएगी. इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा और ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो देख लेते हैं. इंडिया की जो आपकी बॉन्ड मार्केट है, तो इंडिया का जो 10 ईयर यील्ड है वो पहले से ही आपका रेज हो गया 162 BPS सिंस 2020. और यूएस का आपका कितना हुआ है, 400 BPS पॉइंट्स के करीब हुआ है. हायर यील्ड रिफ्लेक्ट्स द स्पिल ओवर फ्रॉम द यूएस मार्केट. तो यानी कि ये दिखा रहा है कि जो यूएस मार्केट है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी हो रहा है.
और जैसे आपको पता है कि यूएस की इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट होता है वो ग्लोबल लेवल पे होता है, क्योंकि यूएस डॉलर क्या है, हर इकोनॉमी में बहुत ही इंटीग्रेटेड हो चुका है। दूसरा जो इम्पैक्ट होगा दैट इज़ ऑफ कॉस्टलियर बोरोइंग, यानी कि जो आप कंपनीज हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, अगर वो बोरोइंग कर रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। गवर्नमेंट बोरिंग्स बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, तो गवर्नमेंट की बोरिंग्स क्या होंगी, वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। फिर आपका अपवर्ड प्रेशर होगा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट पर, और बैंक क्या हो सकता है, मे रेज द डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट्स भी बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टर बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेशंस हैं रेट हाइक की, तो इन्वेस्टर क्या होंगे, वो अपनी बॉन्ड्स को क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, क्योंकि उनको क्या है, ट्रस्ट नहीं है इकोनॉमी में। फिर आपके जो बॉन्ड प्राइसेस फॉल होंगी तो उससे क्या होगा, यील्ड आपकी राइज होगी। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें ऑन डेप्ट म्यूचुअल फंड्स पर, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो जो आपके नेट एसेट वैल्यूज़ हैं डेप्ट फंड्स की वो भी डिक्लाइन होंगी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपकी जो हो रही हैं। फिर आपकी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो यील्ड है इट विल राइज द सिंपैथी विद द गवर्नमेंट बॉन्ड्स के प्रति। एंड फर्म्स फेसेस अ हायर बोरोइंग कॉस्ट, जो फर्म्स हैं उनको क्या होगा, बोरोइंग्स काफ़ी महंगी पड़ेंगी। इक्विटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, तो जैसे आपकी राइजिंग यील्ड्स बढ़ती हैं तो इक्विटी लेस अट्रैक्टिव हो जाती है, यानी कि आपको ज़्यादा हायर डिस्काउंट रेट पे वो मिलने लग जाता है, और वैल्यूएशन क्या हो सकता है, वो करेक्ट हो सकती है। बॉन्ड यील्ड को एक बार समझें, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जो बॉन्ड यील्ड है, तो बॉन्ड होता है दैट इज अ लोन बाय द इन्वेस्टर टू द इशूअर्स। तो आपका एक बॉन्ड होता है, आपने एक तरीके से लोन दिया है किसी को, और उसके बदले वो एक एग्रीमेंट करके आपको कह रहे हैं कि हम आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है, जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। यील्ड क्या होती है, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न, जो कि आपके इंटरेस्ट इनकम प्लस प्राइस चेंज होगा, और इसका क्या होता है, आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है विद आपकी इन्वेस्ट, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड प्राइसेस कम होंगी और यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल समझा था। इसका आपको एडवांटेजेस क्या मिलने वाले हैं, तो ये जो बॉन्ड यील्ड होती है ये आपको सिग्नल देती है अबाउट द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। फिर ये आपको एनकरेज करती है ग्रेटर मॉनेटरी डिसिप्लिन, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या है, लोगों का ट्रस्ट हमारी इकोनॉमी में कम हो रहा है, इन्फ्लेशन वगैरह आ सकते हैं, तो हमारी क्या हो गया, मॉनेटरी डिसिप्लिन बढ़ता है हमारा, एनकरेज करती है गवर्नमेंट में भी और बैंकिंग सेक्टर में भी। फिर आपकी हायर यील्ड अट्रैक्ट करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनटू द बॉन्ड्स कैरी ट्रेड। उसके बाद ये हेल्प करती है आपके सेंट्रल बैंक्स को टू असेस द टाइटनेस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन आल्सो। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो ये रेज करेगा गवर्नमेंट बोरिंग्स कॉस्ट को एंड फिस्कल बर्डन को, स्लो डाउन करेगा हमारी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को ड्यू टू द कॉस्टली क्रेडिट होने की वजह से। फिर ये प्रेशर हमारी जो इमर्जिंग मार्केट्स करेंसीज हैं और कैपिटल फ्लो है उस पर भी प्रेशर बनाएगा। ये नेगेटिव मार्क टू द मार्केट इम्पैक्ट ऑन द बैंक्स, इंश्योरर एंड म्यूचुअल फंड होगा, और ये इंक्रीज करेगा हमारी वॉलेटिलिटी को इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में। वे अहेड क्या है, इंडिया कैन डाइवर्सिफाई बोरोइंग थ्रू द ग्रीन बॉन्ड्स, लॉन्गर टेन्योर सिक्योरिटीज़ के थ्रू हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी बोरोइंग्स को। फिर हम लोग डीपन कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट को, जो कि आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड पार्टिसिपेशन रिटेल है। हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को थ्रू एंकर एक्सपेक्टेशन की तरफ ले जा सकते हैं हम लोग। फिर हम एनहेंस कर सकते हैं अपने फॉरेक्स बफर्स को टू मैनेज द कैपिटल आउटफ्लो प्रेशर, क्योंकि अगर पैसा मान लीजिए कैपिटल बाहर निकलता है, लोग इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस लेके जाते हैं, तो अगर हमारे पास फॉरेक्स बफर होगा तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे उस प्रेशर को। हमें अपनी फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप्स को इम्प्रूव करना होगा, जिससे कि हमारी बोरोइंग्स की नीड ही ना पड़े। यूपीएससी में अगर हम इसके रिलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स में क्या आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि बॉन्ड यील्ड्स क्या है, प्राइसेस क्या है, ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ के बारे में पूछा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बेसिस पॉइंट्स के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स पर आपसे पूछा जा सकता है। मेंस में GS3 में का ये पार्ट बनेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, गवर्नमेंट बोरिंग्स एंड फिस्कल पॉलिसी पे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेंड ऑन इंडिया एंड कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टर बिहेवियर पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर हम IRDA कमेटी, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ ऑफ IRDA कमेटी टू सिंप्लीफाई द इंश्योरेंस पॉलिसी लैंग्वेज, तो आपके जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने 8 मेंबर्स कमेटी को बनाया है ताकि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है उसमें जो लैंग्वेजेस होती हैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, उसको हम लोग क्या कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें।
तो जो कमेटी है ये अपनी 8 से 10 वीक्स में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। तो बेसिकली आपने देखा होगा जो पॉलिसीज़ होती हैं इंश्योरेंस की बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस होती हैं, जिस वजह से क्या होता है जो कॉमन लोग होते हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ईजियर टू अंडरस्टैंड हो, रिड्यूस द पॉलिसी होल्डर्स कन्फ्यूजन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स लीगल एंड टेक्निकल लैंग्वेजेस। इसका मैंडेट क्या है आपकी कमेटी का? रिव्यू करना है हमें एग्जिस्टिंग पॉलिसी वर्डिंग्स को एंड सिंप्लीफाई करना है वाइल रिटेनिंग द लीगल एनफोर्सेबिलिटी। तो जैसे आपको पता है लॉज में क्या होता है, एक एक वर्ड्स की एक वैल्यू होती है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो लीगल जो एनफोर्सेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहे और हम उसकी जो पॉलिसी की वर्डिंग्स हैं उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें। स्पेसिफाई करना है हमें क्लियर ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑफ ऑल पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है रिकमेंड करेंगे ये लोग रीडेबल फॉर्मेट्स, टाइप फेस स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन फॉर बोथ प्रिंट एंड डिजिटल पॉलिसीज के लिए, और आपका ब्रॉडर करेंगे IRDA के विजन को, दैट इज सपोर्ट द गोल ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, जिसमें हमें इंप्रूव करना है एक्सेसिबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, ट्रस्ट इन द इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। एडवांटेजेस क्या होंगे इसके आपके? ये आपके फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव करेगा, सिंप्लीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इनेबल करेगा थ्रू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ये आपके जो रिड्यूस करेगा मिस सेलिंग को, क्लियर टर्म्स आपके रिड्यूस एम्बिग्यूटी एक्सप्लॉइटेड ड्यूरिंग द सेल्स। तो जो आपके सेल के टाइम पर आपके जो अगर एम्बिग्यूटी होती है, मिस सेलिंग हो जाती है, तो उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। फिर ये आपका एनहांस करेगा ट्रस्ट इन इंश्योरर्स, यानी कि ट्रांसपेरेंट वर्डिंग्स इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑपरेशनल ईज, फ्यूअर डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंस अराइजिंग फ्रॉम द अनक्लियर कॉजेज, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा ये, हेल्प्स इन द फर्स्ट बायर्स, रूरल कंज्यूमर्स एंड द लो लिटरेसी ग्रुप्स एक्सेस इंश्योरेंस। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बैलेंसिंग करना सिंप्लिसिटी विद द लीगल प्रिसीजन में भी डिफिकल्ट। जैसे हमने कहा लीगल वर्डिंग्स की अपनी एक बहुत वैल्यू होती है, तो एक एक वर्ड्स का मतलब चेंज हो जाता है, तो उसको बैलेंस करना है विद द सिंप्लिसिटी, ये हमारे लिए चैलेंज रहेगा। फिर हमें रेजिस्टेंस करना होगा फ्रॉम इंश्योरेंस हु मे प्रीफर टेक्निकल वर्डिंग्स टू द लिमिट द लाइबिलिटी। हमें जो हमारे डाइवर्स प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी हार्मोनाइज करना होगा, जैसे कि आपके जर्नल, लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस लीगेसी सिस्टम्स कुड टेक टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी कि ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है इम्प्लीमेंटेशन में। वे अहेड क्या हो सकता है, हमें डेवलप करना है स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स फॉर द कॉमन पॉलिसी टाइप, जैसे लाइफ, मोटर एंड हेल्थ हो गया। हमें प्रमोट करना है मल्टी लैंग्वेज, प्लेन लैंग्वेज इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स को। हम यूज़ करेंगे डिजिटल टूल्स जैसे ग्लॉसरीज, एक्सप्लेनर वीडियोस, की फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स को। हम कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि आपके जो सिंप्लीफाइड पॉलिसी वर्डिंग्स हैं उस जो कॉम्प्लेसेंट है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें। फिर हमें पीरियोडिक रिव्यू करना है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को बाय इंडिपेंडेंट कंज्यूमर बॉडीज। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे सवाल आ सकता है IRDA फंक्शंस के ऊपर, रेगुलेटरी बॉडीज पे आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इनिशिएटिव पर भी। कुछ की टर्म्स पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन हो गया। मेंस की अगर हम बात करें GS3 एंड GS2 में, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी, रोल ऑफ रेगुलेटर्स, improved ease of doing business in financial markets एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है।